आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। चार का चौका में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे वो खबरें जो दिन भर सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं और एक एक करके उनका अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा जो भी ब्रेकिंग न्यूज होगी वो भी इसी बुलेटिन में आप देख पाएंगे। तो सबसे पहले चार तस्वीरों के साथ शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात होगी बिहार चुनाव की। बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। मुजफ्फरपुर की एक जनसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर बोला है तीखा हमला। उन्होंने कहा कि लालू के शासन में बिहार में गुंडागर्दी और जंगल राज था। अब इसको लेकर कुछ रिएक्शंस भी सामने आए हैं क्या, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो अपना बयान दे दिया। इस पर अब क्या कुछ अपडेट है बताएंगे। दूसरी जो खबर है वो बिहार चुनाव से जुड़ी हुई ही है। यहाँ महागठबंधन के भीतर फूट से जुड़ी हुई खबर है। 13 सीट ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन के घटक दल आपस में ही लड़ रहे हैं, यानी कि आमने सामने हैं। विपक्षी एकता के दावे जमीन पर टिकते हुए नजर नहीं आ रहे। यहाँ जो कैंडिडेट्स हैं वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसी 13 सीट हैं जहाँ टकराव है। तो इसको लेकर कैसे अब निपटेगा महागठबंधन, ये भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। तीसरी खबर है पंजाब से, बेहद हैरान करने वाली ये खबर है। यहाँ एक हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है। पंजाब के पूर्व डीजीपी कुंवर विजय प्रताप मुस्तफा पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। बेटे की मौत के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बहू ने उन पर अवैध संबंध और बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। इसको लेकर अपडेट क्या है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकलकर सामने आया, ये वाकई आत्महत्या है या फिर हत्या, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची, ये भी बताएंगे आपको। चौथी जो खबर है वो चिंताजनक है, आपकी और हमारी सेहत से जुड़ी हुई है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ता हुआ प्रदूषण लोगों की सांसों में रुकावट ला रहा है। त्योहारों और पटाखों के बाद एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर की हवा हो गई है जहरीली। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बिगड़ रहा है, बढ़ रहा है। हालात खतरनाक जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चेतावनी है कि यह हवा बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकती है। तो इंतजाम क्या होने चाहिए, अभी AQI कितना है, ये भी जानकारी आपको देंगे। तो ये सभी बड़ी खबरें होंगी, चार का चौका में बने रहिए। सबसे पहले खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है, जहां पर एनडीए ने आज अपने प्रचार अभियान की जोरदार कर दी है शुरुआत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुजफ्फरपुर जिले में दो अहम विधानसभा क्षेत्रों मीनापुर और कांटी में जनसभाएं की। मीनापुर हाई स्कूल मैदान में जेडीयू प्रत्याशी अजय कुशवाहा के समर्थन में उन्होंने जनता को संबोधित किया। उधर दोपहर बाद कांटी हाई स्कूल मैदान में पहुंचे, वहां अजीत कुमार के पक्ष में एक बड़ी रैली की गई। दोनों सभाओं में नीतीश कुमार ने जहां अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, वहीं आरजेडी और विपक्ष पर तीखे हमले भी किए। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज कायम हुआ है और अब जनता को फिर से विकास की सरकार चुननी चाहिए। याद रख लीजिए कि वर्ष 2005 के पूर्व में बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था। समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया। तो इसलिए आप याद रखिए पहले वाला। और उसके बाद जब से हमारी सरकार बनी तब से कानून का राज है और कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और यहाँ जहाँ जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। देश के प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान। इस खबर को लेकर पटना से न्यूज इंडिया संवाददाता नीलकमल मेरे साथ में जुड़ गए हैं। नीलकमल, सुबह से बिहार चुनाव को लेकर हलचल बढ़ी हुई है। इधर तो जेएमएम ने किनारा कर लिया चुनाव लड़ने से, इधर नीतीश कुमार हैं जो कि पूरी तरह से प्रचार में जुटे हुए हैं और विरोधियों पर जमकर निशाना भी साध दिया। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार न सिर्फ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं बल्कि बैठक भी कर रहे हैं अपने नेताओं के साथ, अपने उम्मीदवारों के साथ जो बैठक कर रहे हैं कि किस तरह से चुनाव कैंपेनिंग की जानी है। एनडीए नेताओं को भी वो बता रहे हैं कि किस तरह से चुनाव कैंपेनिंग में जाना है, किन मुद्दों को लेकर के उठाना है, कहाँ किस विधानसभा क्षेत्र में कौन सा मुद्दा उठाया जाना है। क्योंकि विधानसभा का चुनाव होता है वो
लोकल स्तर पर लड़े जाते हैं, लोकल मुद्दे ज्यादा होते हैं एक विधानसभा क्षेत्र में। लिहाजा नीतीश कुमार अपने एक्सपीरियंस, जो 50 साल का उनका एक्सपीरियंस है राजनीति में, उसका जो है वो अपने जो प्रचार करने जा रहे हैं, अपने जो इनके कार्यकर्ता हैं जो लोग प्रचार में जा रहे हैं, उनको वो गुण दे रहे हैं, वो गुर दे रहे हैं और गुरु मंत्र दे रहे हैं कि किस तरह से उन्हें चुनाव प्रचार में जाना है। और खुद भी सुबह से लेकर रात तक चुनाव प्रचार के लिए और चुनावी गतिविधियों में लगे रहते हैं नीतीश कुमार। तो अभी जिस प्रकार से एनडीए चुनावी प्रचार में जुटा हुआ है और पूरे सीरियसली उस चुनाव को, क्योंकि ये बिहार का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, इस बार बिहार का चुनाव बेहद जरूरी है, न सिर्फ नीतीश कुमार के लिए बल्कि भाजपा के लिए भी, क्योंकि बिहार चुनाव का परिणाम जो है वो उत्तर प्रदेश की भी 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर असर डालेगा, साथ ही साथ गुजरात के चुनाव पर भी असर डालेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर जातीयता चल जाती है तो फिर 2027 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे वहां पर भी जात के आधार पर अखिलेश यादव को बढ़त मिल सकती है, ये ऐसा माना जा रहा है। और गुजरात में भी इसका असर पड़ेगा। हालांकि इसके बाद बंगाल में चुनाव है, तो बंगाल बिहार बॉर्डर सटा हुआ है, तो भी असर पड़ेगा। लिहाजा ये चुनाव किसी भी हाल में एनडीए भारी बहुमत से जीत करके यह साबित करना चाहती है कि एनडीए की ताकत जो है पूरे देश भर में है और बिहार में लगातार वो 2005 से जो लगातार ये 5वीं बार जो है वो सरकार बनेगी। तो इस तरह से पूरी तैयारी है एनडीए की। मुख्यमंत्री खुद उतर चुके हैं, तो एनडीए का पूरा कुनवा यहाँ उतर रहा है। बीजेपी के टॉप के लीडरान जो है वो अब चुनाव प्रचार में आ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री 24 तारीख को यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी सभा को वो संबोधित करेंगे। बड़ी चुनावी सभा होगी जिसमें 8-10 विधानसभा क्षेत्र जो है ऐसे इलाके में इनके सभा रखी जा रही है जहां पर 7-8-10 जो है विधानसभा क्षेत्र जो है वो कवर हो जाए। तो सबसे पहले वो समस्तीपुर में सभा करेंगे। अगर हम देखें ऐसे तो एक तरफ तो एनडीए और इंडिया अलायंस की टक्कर की बात हो रही थी, अब इंडिया अलायंस तो पछड़ता हुआ नजर आ रहा है। जेएमएम ने किनारा कर लिया है, जो कैंडिडेट्स हैं वो आपस में ही लड़ने का काम कर रहे हैं। इधर एनडीए की तरफ से चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि सबसे बड़ा चेहरा है एनडीए के, वो भी चुनावी मैदान में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए एनडीए एक तरफ तो इंटैक्ट लग रहा है, उनके बड़े नेता जो है चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन में देखिए आप, तेजस्वी यादव को इतना समय नहीं मिल पा रहा, आपसी खींचतान इतनी ज्यादा है, उसे ही सुलझाने में तेजस्वी यादव लगे हुए हैं, वो चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो ऐसे में स्थिति समझनी चाहिए और समझनी होगी कि क्या हाल है अभी महागठबंधन का। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए महागठबंधन के नेताओं के द्वारा पहले उपेंद्र कुशवाहा को ऑफर दिया गया और आज पप्पू यादव से कहवाया गया है। पप्पू यादव कह रहे हैं, मतलब कांग्रेस कह रही है, उनसे कहवाया गया है कि अगर नीतीश कुमार अभी भी जो है महागठबंधन में आना चाहे तो आ सकते हैं चुनाव के बाद, चूंकि उनको एनडीए की तरफ से बीजेपी सम्मान नहीं देगी, मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाएगी, अगर वो चाहे तो फिर से आ सकते हैं। तो इस तरह की कवायद भी अब शुरू कर दी गई है। यानी महागठबंधन में कहीं ना कहीं ये एक शक पैदा हो गया है कि एनडीए यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है, इसीलिए शायद अब खुला ऑफर जो है ये दिया जा रहा है। चूंकि कांग्रेस ने खुद नहीं कहा, पप्पू यादव चूंकि निर्दलीय सांसद है, हो सकता है कि कांग्रेस के थ्रू ही, चूंकि पप्पू यादव ऐसे बोलेंगे नहीं, ऐसे बोलने का उनका कोई मतलब भी नहीं निकलता है। और अभी ही नरेंद्र मोदी से वो अपने पूर्णिया में जब उनसे मुलाकात हुई थी तो नरेंद्र मोदी ने उनके कान में कुछ कहा था, उसको लेकर भी काफी गॉसिप्स हुआ था। तो अब पप्पू यादव जब बोल रहे हैं, आज ही उन्होंने कहा है कि ये नीतीश कुमार को वापस अगर आना है तो आ जाए, तो वो कांग्रेस भी सम्मान देंगे, उनके कार्यकर्ता भी सम्मान देंगे, महागठबंधन में उन्हें सम्मान मिलेगा। तो इस तरह के वो ऑफर दिए जाने लगे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं महागठबंधन खुद को कमजोर समझ रही है। जो पहले 1 से 1.5 महीना पहले बराबर की टक्कर लग रही थी महागठबंधन और एनडीए के बीच में, अभी फिलहाल आज का जो सिनारियो है वो लग रहा है एक तरफा मुकाबला हो गया है। लेकिन अभी चुनाव में समय है, 6 तारीख को 11 तारीख को मतदाता किस तरफ मतदान करते हैं यह देखना जरूरी होगा, क्योंकि प्रिडिक्शन करना अलग बात है, लेकिन जो मतदान करते हैं मतदाता, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या कुछ है, किसकी सरकार देखना चाहते हैं,
यह अब देखना होगा। ये मतदाताओं के दिल दिमाग में क्या चल रहा है वो तो चुनाव के दौरान और फिर रिजल्ट से साफ हो जाएगा, लेकिन यहाँ तेजस्वी और राहुल गांधी के दिल दिमाग में क्या चल रहा है ये भी जानना समझना जरूरी है नीलकमल, क्योंकि जिन 13 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं जहां पर कैंडिडेट्स आपस में भिड़ गए हैं, उनमें 6 तो ऐसी हैं जहां आरजेडी और कांग्रेस के कैंडिडेट सामने सामने हैं। बिल्कुल, देखिए सीपीआई कांग्रेस भी है, सीपीआई और कई जगह पे वीआईपी और कांग्रेस है, तो कई ऐसे जगह है। अब एक वीआईपी के जो कैंडिडेट थे वो नामांकन उन्होंने कर दिया था तारापुर से, लेकिन कल ही उन्होंने वीआईपी को छोड़ दिया। वो नामांकन कर चुके हैं। नामांकन करने वाला उम्मीदवार जो है वीआईपी पार्टी छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लेता है और सम्राट चौधरी मंच पे ही उसे सदस्यता ग्रहण कराते हैं। तो आप समझिए कि वीआईपी की स्थिति क्या हो गई। वो सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, वहां से वो खत्म हो गए। दूसरी तरफ वीआईपी की जो सीट है उस पर 4 जो है वो आरजेडी के कैंडिडेट है और 3-4 ऐसे कैंडिडेट है जो बीजेपी के समर्थन में रहते हैं। तो वीआईपी के पास ज्यादा सीटें नहीं आई हैं। अगर एनडीए में भी आप देखेंगे तो एनडीए में भी चिराग पासवान को भले ही 29 सीट दे दी गई है, लेकिन उसमें भी जेडीयू और बीजेपी के कैंडिडेट भी है। और अगर ऐसे देखा जाए तो 16-17 सीट पर ही मात्र जो है वो चिराग पासवान लड़ रहे हैं। बाकी सीटों पर जेडीयू और बीजेपी के कैंडिडेट है या उनके समर्थन वाले जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि एनडीए बावजूद इसके, देखिए चिराग पासवान जो पहले दिखा रहे थे एक प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे थे, अब देखिए बिल्कुल एनडीए के फेवर में आ चुके हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और भारी बहुमत से एनडीए यहाँ सरकार बनाएगी। दूसरी तरफ आप महागठबंधन का आकलन कीजिए। जो हमें सूत्र बता रहे हैं, कांग्रेस के सूत्र ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी की तरफ से ये क्लियर मैसेज आया था कि यहाँ किसी भी तरह से आरजेडी के दबाव में नहीं आना है। यहाँ पर जो अपनी पकड़ है जहाँ पर, और हम लोग जो कांग्रेस यानी कांग्रेस जो जान रही है ये सीट हमारे लिए ज्यादा मजबूत स्थिति वाली है, वहां का दावा छोड़ना नहीं है। अगर आरजेडी अपने पास भी रखती है तो वहां पे उम्मीदवार खड़े कर देना। तो यही स्थिति हुई है कि जहां पर आरजेडी के उम्मीदवार हैं वहां कांग्रेस ने भी अपनी दावेदारी को मजबूत देखते हुए अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। तो अब ये उहापोह वाली स्थिति है। कार्यकर्ताओं के मन में असमंजस है कि कार्यकर्ता करे तो क्या करे। बाकी जो महागठबंधन के घटक दल है उनके कार्यकर्ता में असमंजस की स्थिति है कि हम सपोर्ट करें तो किसे करें। तो ये पूरे बिहार में कार्यकर्ताओं के मन में अब असमंजस की स्थिति हो गई है। जनता तो समझिए, इधर एनडीए में भी खटपट थी, यहाँ भी माथापच्ची थी, इंडिया अलायंस में भी माथापच्ची दिख रही है, लेकिन एनडीए ने अपनी माथापच्ची को बड़े अच्छे से समेट लिया है और वहां अब इस तरह से जो विरोध वाले सुर हैं वो दिखाई या सुनाई नहीं पड़ रहे हैं। वहां शीर्ष नेतृत्व ने जो कह दिया वो फैसला बस मान लिया गया। इधर इंडिया अलायंस से चीजें जो बिखरी हुई हैं वो संभली ही नहीं जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए शीर्ष नेतृत्व का यही काम होता है कि जहां असंतुष्टि है वहां पर वो किस तरह से मैनेज करते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, उन उम्मीदवारों को जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया। वो बातें करते हैं उनसे, उन्हें समय देते हैं। उनके पहले अगर शीर्ष नेतृत्व के पास पहुंचने से पहले उन्हें कई राउंड छोटे नेता जो होते हैं, राज्य स्तर के नेता होते हैं, वो बात करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। हर तरह से उन्हें बताया जाता है कि आगे चल के आपका भविष्य अच्छा होगा, पार्टी आपके लिए अच्छी व्यवस्था कुछ करेगी, आपको पार्टी में अच्छा स्थान दिया जाएगा। इस तरह की बात अगर उसके बाद भी अगर कोई उम्मीदवार नहीं मानता है तो शीर्ष नेतृत्व द्वारा उसे समझाने की कोशिश। जब कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा नेता अगर छोटे से कार्यकर्ता को कोई आश्वासन देता है तो उस कार्यकर्ता पे असर पड़ता है। लेकिन आरजेडी में ठीक उलट है। जो आप देखिए वहां मधुबन से जो लड़ने के लिए टिकट के दावेदार थे आरजेडी के, जो कार्यकर्ता पिछले बार महज 2700 वोट से आ रहे थे, वो जब लालू यादव ने उन्हें आश्वासन दे दिया था, जब टिकट लेने के लिए वो पहुंचे थे तो उन्हें राबड़ी आवास में घुसने नहीं दिया गया। तो आप समझिए कि जो पिछले बार उम्मीदवार थे 2700 महज वोट से आ रहे थे, उन्हें आप घर के अंदर घुसने नहीं दे रहे। नेता से बात करनी तो बात रही। तो ऐसे में असंतोष फैलता है कार्यकर्ताओं के बीच में, नेताओं के बीच में। चीजें वहां और ज्यादा बिगड़ जाती हैं जब सड़क पर चीजें आती हैं, और यहाँ सड़क पर दिखाई दे रही हैं। हालांकि आई उधर भी थी एनडीए में, लेकिन वहां चीजें समेट ली गई। बहुत शुक्रिया आपका नीलकमल, अभी के लिए ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर आप रखिएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विपक्षी महागठबंधन में जहां सीटों के बंटवारे को लेकर अंदरूनी खींचतान जारी है,
महागठबंधन के भीतर ही पार्टियां चुनावी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रही हैं। सीट बंटवारे पर यहां ऐसा पेच फंसा है कि 13 सीटों पर महागठबंधन के सहयोगी दल आमने सामने हैं। इसमें 6 सीट तो ऐसी हैं जहां आरजेडी और कांग्रेस के कैंडिडेट आमने सामने, 3 सीटें ऐसी जहां सीपीआई और कांग्रेस है, 2 सीटें ऐसी जहां पर आरजेडी और वीआईपी सामने हैं। सीट शेयरिंग को लेकर नेताओं में बातचीत भी बंद है। इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन और एनडीए अपने अपने अंतर विरोधों में उलझे हुए हैं। जहां महागठबंधन में सीट बंटवारे और उम्मीदवार चयन पर पेच फंसा है, वहीं एनडीए में मुख्यमंत्री बनने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। ताजा रिपोर्ट देखिए। बिहार में हो रहे
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। अगली खबर पंजाब से। पंजाब के राजनीतिक और पुलिस हलकों में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बेटे अकील अख्तर की मौत के मामले में अब पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी और पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना, बेटी और बहू के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का केस दर्ज किया गया है। अकील अख्तर की मौत 16 अक्टूबर की देर रात पंचकुला स्थित उनके आवास पर हुई। परिवार ने पहले इसे दवाइयों की ओवरडोज से हुई मौत बताया। अकील की मौत के बाद 27 अगस्त का एक वीडियो है जो सामने आया, जिसमें वो कह रहा है कि परिवार के लोग उसकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। इस वीडियो में उसने अपने पिता मोहम्मद मुस्तफा और अपनी पत्नी के बीच में अवैध संबंध होने का जिक्र भी किया था। आपको बता दें कि वीडियो में अकील ने अपने पिता और पत्नी के बीच अवैध संबंध होने का आरोप लगाया। इसके अलावा उसने ये भी दावा किया कि उसकी मां और बहन निशा अख्तर समेत जो पूरा परिवार है उसे जान से मारने की साजिश रच रहा है। उसे झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश हो रही है और उसकी हत्या भी की जा सकती है। अकील अख्तर जो कि पूर्व डीजीपी का बेटा है, मौत हुई लेकिन हत्या है या फिर आत्महत्या, ये सवाल बना हुआ है। क्योंकि पहले तो ओवरडोज से हुई मौत बताया गया, लेकिन अब जो पुराना वीडियो है करीब 1.5 महीने पुराना, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने पिता और अपनी पत्नी के बीच में अवैध संबंधों का जिक्र कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरा ही परिवार मेरे खिलाफ में साजिश कर रहा है, मुझे मारा जा सकता है या फिर मुझे किसी झूठे मामले में फंसाकर जेल भेजा जा सकता है। सवाल ये, अकील अख्तर ने पहले ये वीडियो बनाया, उसके बाद में करीब 1.5 महीने बाद उसकी जान चली जाती है, जिसे ओवरडोज से हुई मौत बताया जाता है। तो शुरुआत में इसे पहले आत्महत्या का रंग देने की भी कोशिश हुई, लेकिन कहीं ये हत्या तो नहीं है, कहीं परिवार के ही किसी सदस्य ने जान तो नहीं ले ली अकील अख्तर की। ये जांच का विषय बना हुआ है और पुलिस कह रही है इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी विस्रा रिपोर्ट आना बाकी है। विस्रा रिपोर्ट के बाद काफ़ी हद तक चीज़ें साफ हो पाएंगी। अकील अख्तर जो अपने वीडियो में बता रहा है कि शादी के करीब 1 साल बाद 2018 में यानी कि 2017 में शादी हुई थी, उसने अपने पिता और अपनी पत्नी को ड्रेसिंग एरिया में साथ में पकड़ लिया था, देखा था, और उसे समझ में नहीं आ रहा कि आज इस सिचुएशन से कैसे निपटे। उसने ये भी कहा कि माँ और बहन उसे ठिकाने लगाने की बात कर रहे थे। ऐसे में उसे किसी झूठे केस में फंसाकर जेल भी भेजा जा सकता है या फिर उसे मारा जा सकता है। और अभी अकील अख्तर की मौत के बाद ये सवाल उठने लगा है कि कहीं ये सोची समझी साजिश के तहत हत्या तो नहीं। दिवाली की रोशनी भले ही चंद घंटे की हो, लेकिन इसके बाद जो धुआं और धुंध हवा में घुलती है उसका असर कई दिन तक दिखाई देता है। हर साल की तरह इस बार भी पटाखों की गूंज के साथ आसमान में जहरीले धुएं का गुबार छा गया और नतीजा ये रहा कि दिवाली की रात लखनऊ देश का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बन गया। सुबह होते होते राजधानी दिल्ली ने पहला स्थान ले लिया। देश के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की लिस्ट में अगर बात करें पटाखों की, ये चकाचौंध की, तो सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। हवा जहरीली हो गई है। किस शहर की हवा सबसे ज़्यादा ख़राब है और क्यों हर दिवाली के बाद यही तस्वीरें दोहराई जाती हैं, ये सवाल लगातार बना हुआ है। न्यूज़ इंडिया संवाददाता शालू चौहान की दिल्ली से रिपोर्ट देख लीजिए। दिल्ली एनसीआर की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि लगातार जो है प्रदूषण वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर की बीते दिनों की बात करें तो एक्यूआई लेवल जो है वो 300 के पार पहुंच गया था और जैसा कि अनुमान लगाया गया था कि दिवाली के बाद जो दिल्ली की हवा है वो बेहद खराब हो जाएगी, वैसा ही अब देखने को मिल रहा है। दीपावली थी, उस पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, जिसके चलते हुए बीती रात जो दिवाली का दिन था, दिवाली की रात थी, उस दिन जो है एक्यूआई लेवल रात 11 बजे की बात करें तो तकरीबन 500 यानी कि 596 तक पहुंच गया था और जो कि सुबह होते होते भी जो एक्यूआई लेवल है वो बेहद खतरनाक श्रेणी में पहुंचा हुआ था। आज सुबह से ही दिल्ली के जो एनसीआर है, पूरे एनसीआर में एक्यूआई लेवल 596 400 के पार पहुंचा हुआ था, जो कि बेहद खराब श्रेणी में जो है आता है। क्योंकि खराब श्रेणी की बात करें तो 300 पार से ही बेहद खराब श्रेणी में पहुंच जाता है, लेकिन लगातार दिवाली के दूसरे दिन दिल्ली की हवा जो है वो थमी हुई है और ऐसे में अब देखना ये जा रहा है कि लोगों की जो जिंदगियां हैं वो कहीं ना कहीं अब बहुत सांस लेने में उनको तकलीफ हो रही है। लगातार जो है
हवा रुकी हुई है, कहीं से कहीं तक बारिश होने की जो है अभी तक भी कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन ऐसे में बात करें तो लोगों को सुबह से ही सांस लेने में इतनी तकलीफ हो रही है। पूरे जो दिल्ली एनसीआर है, मेरे पीछे आप बात करेंगे तो ये पार्लियामेंट है और यहाँ पर आप देखेंगे हल्की हल्की धूप जो है देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ऊपर की तरफ, मैं कहूँगी अपने सहयोगी से दिखाएंगे कि कितनी जो सफेद चादर है वो कहीं ना कहीं छाई हुई है। अभी भी पूरे दिल्ली एनसीआर में सुबह से लेकर के जो सफेद चादर है वो देखने को मिल रही है। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।